नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की चुनावी सियासत में ईडी की एंट्री हो गई है और इसके साथ ही बीजेपी पर अब ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ऐसा हमला बोला है जिसके बाद शायद बीजेपी जो है अब यहां से लड़खड़ाती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसके लिए बीजेपी तैयार नहीं थी। पहले ममता बनर्जी को सुन लेते हैं कि ईडी की छापेमारी के बाद कैसे ममता बनर्जी भड़की हैं। यह पहले सुनिए, देखिए। बांग्ला में, इंग्लिश में बोलती हुई नजर आएंगी, उसके बाद हिंदी में जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे कि उन्होंने कहा क्या है, लेकिन पहले सुनिए कह क्या रही है यहां ममता बनर्जी। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। तो साफ साफ इन्होंने जो कहा है आपने सुन लिया। तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से साफ कहा कि प्लीज अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल कीजिए। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने फेयर प्ले नहीं किया तो पश्चिम बंगाल में उसी सीटें उसकी जो हैं वो शून्य हो जाएंगी, यानी जीरो हो जाएंगी उसकी सीटें। यानी अभी जो थोड़ी बहुत सीटें हैं उनसे भी बीजेपी हाथ धो बैठेगी अगर बीजेपी इसी ढंग से करती रही पश्चिम बंगाल में। तो ममता दीदी ने बंगाली कार्ड भी खेला और कहा कि बंगाल को आप लूटते हैं, हम लूटने नहीं देंगे। आपको बता दूं कि आज सुबह सुबह करीब 6 बजे चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक के दफ्तर और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड हुई। ईडी का कहना है कि हवाला लेन देन के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है, लेकिन मोदी और अमित शाह की रणनीति से वाकिफ लोग जानते हैं कि चुनाव जहां आते हैं जिन राज्यों में, वहीं पर ईडी सक्रिय हो जाती है और चुनाव आते ही विरोधी दलों के नेताओं और उनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर ईडी, आईटी, सीबीआई सब किसी न किसी तरह, किसी न किसी बहाने पहुंच जाते हैं। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रतीक जैन के दफ्तर और घर पर छापेमारी की सूचना मिलते ही ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची और इसके बाद ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। और इधर ईडी की रेड पर बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उधर आईपैक ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी है और हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी ममता बनर्जी को और आईपैक भी गई है इनके खिलाफ कोर्ट में और ममता बनर्जी भी। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बयान जारी कर बताया है कि यह कार्रवाई कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े हुए करोड़ों रुपए के हवाला लेन देन की जांच के लिए की गई है और ईडी का कहना है कि जांच में पता चला है कि कोयला तस्करी से प्राप्त आय को हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से लेयरिंग किया गया और करोड़ों रुपए की राशि आईपैक को ट्रांसफर की गई। ईडी का आरोप है कि आईपैक को करोड़ों रुपए का हवाला हस्तांतरण किया गया था और इसी मामले में 8 जनवरी को पीएमएलए के तहत की गई छापेमारी के दौरान कोयला तस्करी से प्राप्त धन और हवाला हस्तांतरण में से जुड़े हुए व्यक्तियों का पता चला है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय या कहें तो ईडी के बयान के बावजूद टीएमसी समेत सारे विपक्षी दल समझ रहे हैं कि इसमें असली मकसद बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाना है और इसीलिए कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने क्या कुछ कहा है, लिखा है, जरा उसको दिखाता हूं, आपके सामने रखता हूं। अभिषेक सिंघवी यहां कह रहे हैं कि ईडी अब राजनीतिक सलाहकारों के ठिकानों पर छापे मार रही है क्योंकि वो तथ्यों
सच्चाई या विश्वसनीयता पर छापे मारने में विफल रही है। कोलकाता में आईपैक पर छापा भाजपा की दबाव बनाने की रणनीति का एक और अध्याय है। जब लोकतंत्र असुविधाजनक होता है तो एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी लिखा है ट्विटर पे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये वेनेजुएला नहीं है, बंगाल है। ये वेनेजुएला नहीं, बंगाल है। जिस राज्य में चुनाव, उसी राज्य में ईडी, मोदी, शाह ममता बनर्जी से चुनाव नहीं जीत सकते तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का काम कर रहे हैं। टीएमसी का ऑफिस लूटना लोकतंत्र नहीं, लूट तंत्र है। बीजेपी का लूट तंत्र सबके सामने है। हालांकि ममता बनर्जी ने चौकन्ना रहते हुए समय पर दखल दिया है। ममता बनर्जी छापेमारी के बीच ही प्रतीक जैन के घर पहुंच गई और हाथ में एक हरे रंग की फाइल लेकर बाहर आई, जिसके बाद काफी सवाल भी उठे कि आखिर ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, कि आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है जिसे लेने के लिए खुद ममता बनर्जी ने जोखिम उठाया। इस फाइल को हाथ में लिए हुए ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country? And he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people. 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5, I am going there also. तो सुन रहे थे यहां ममता बनर्जी ने हाथ में एक फाइल लिए हुए बाहर आते हुए क्या कुछ कहा, अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में। वो कह रही हैं ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी ने हमारे आईटी विभाग और उसके प्रमुख के घर और कार्यालय पर छापा मारा। वे यानी ईडी सारी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने प्रतीक को फोन किया, वो मेरी पार्टी के प्रभारी हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी ने आईपैक प्रमुख के घर पर छापेमारी के दौरान टीएमसी का आंतरिक डाटा जब्त करने की कोशिश की। वहीं फाइल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें हमारी पार्टी की हार्ड डिस्क, रणनीति और योजनाओं की जानकारी है। गृह मंत्री अमित शाह हमारी पार्टी की हार्ड डिस्क, रणनीति और योजनाओं को ले जाना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने यहां सवाल किया कि क्या राजनीतिक दलों के दस्तावेज एकत्र करना ईडी का कर्तव्य है। उन्होंने प्रतीक जैन के आवास पर हुई छापेमारी को राजनीतिक रूप से प्रेरित और असंवैधानिक बताया है और उन्होंने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईडी ने छापेमारी के दौरान टीएमसी की डाटा चुनावी रणनीति और सिस्टम में डाल दिए हैं, जो कि एक अपराध है। अगर टीएमसी को नए सिरे से चुनावी रणनीति बनानी पड़ी तो विधानसभा चुनाव बीत जाएगा। आपको बता दूं कि ईडी ने सुबह 6 बजे अपनी तलाशी अभियान शुरू की थी, जब कोई भी नहीं था। यह कानून लागू नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध है, यह कह रही है यहां ममता बनर्जी। अमित शाह एक घृणित गृह मंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं, न कि देश की रक्षा करने वाले किसी व्यक्ति की तरह। वहीं इस कदम की वैधता पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने पूछा कि क्या राजनीतिक सामग्री जब्त करना ईडी का यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अधिकार क्षेत्र है। क्या उम्मीदवारों की सूची, पार्टी की रणनीति और पार्टी की योजनाओं को इकट्ठा करना ईडी और गृह मंत्री का कर्तव्य है। ममता बनर्जी ने यहां और भी पूछा कि अगर मुझे भाजपा के दस्तावेज मिल जाएं तो क्या नतीजा होगा, बीजेपी दफ्तर पर पुलिस छापे पड़ जाएं तो क्या होगा,
छापेमारी की जानकारी मिलते ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप क्यों किया, इसका जवाब भी ममता बनर्जी ने दिया कि मैंने प्रतीक को फोन किया क्योंकि वो मेरी पार्टी के काम के प्रभारी हैं। ईडी ने सेक्टर वी स्थित मेरे आईटी कार्यालय पर छापा मारा है, इसीलिए मैं भी वहीं जा रही हूं। जिस तरीके से ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची थी, उससे 2019 की वो नाटकीय घटना याद आ गई जब सीबीआई ने तत्कालीन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के बंगले की तलाशी ली थी, जिसके बाद ममता बनर्जी मौके पर पहुंची और बाद में मध्य कोलकाता में धरना दिया था। बीजेपी इसके बाद 2021 का चुनाव हार गई थी, तो क्या अब भी बीजेपी के हाथ में निराशा ही लगेगी, यह देखना होगा। वैसे ईडी की छापेमारी के बीच ममता बनर्जी के पहुंचने से बीजेपी परेशान हो गई। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे केंद्रीय एजेंसी की जांच में असंवैधानिक और हस्तक्षेप करार दिया है। हालांकि नैतिकता और नियम कानून बताने वाली बीजेपी यह भी बताया कि क्यों चुनावों के पहले ही ईडी की कार्रवाइयां होती हैं और उन्हीं राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, जहां जहां चुनाव वहां ईडी, आईटी, सीबीआई ये सक्रिय क्यों हो जाती हैं, एजेंसियां, जांच एजेंसियां सक्रिय क्यों हो जाती हैं, यह एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बीजेपी को नरेंद्र मोदी की सरकार को देना चाहिए और इन जांच एजेंसियों को भी सोचना चाहिए कि आखिर आज आप किसी और के हाथ का टूल बन के या टूल किट बन के आप कैसे काम कर रहे हैं। उन संवैधानिक पदों पे आप बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ किसी का टूल किट क्यों बनना आपको मजबूर कर रहा है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है, क्या इसीलिए टीएमसी के लिए काम करने वाली एजेंसियां जो हैं वो अब रेड कर रही हैं और उसमें भी खासकर ईडी ने रेड की है। बंगाल में चुनाव से पहले बहुत बड़ा खेल हो गया है दोस्तों, यह खेल आखिर क्या है और ममता ने कैसे खोल दिया है ईडी और बीजेपी की पोल, इन सब की आज थोड़ी और तहकीकात करने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं और प्रफुल्ल कोलखियान जी सीधे पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हुए, कोलकाता से। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, चूंकि आप कोलकाता में हैं और जो घटनाक्रम है उसको बहुत नजदीक से आप देख समझ पा रहे होंगे, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर ये सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock और उसके बाद अभी तक ममता बनर्जी ने इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यह तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अलावा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी साफ साफ कहा कि पूरे प्रदेश में यानी पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन किया जाए और उसके अलावा उन्होंने उनकी पार्टी ने एक तरफ ईडी सीधे हाईकोर्ट गई और आईपैक भी हाईकोर्ट पहुंची और उसके अलावा ममता बनर्जी भी, यानी मामला जो और एफआईआर दर्ज करवाई गई है इनके खिलाफ, यानी ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई है। मामला क्या है, कितना गंभीर है, कितनी दूर तक ये जा सकता है? प्रफुल्ल जी। जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। और अभी जो सेक्टर 5 में ये घटना घटी, सेक्टर 5 में उनका आईपैक का मतलब जो वो बताते हैं इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, उनका पहले प्रशांत किशोर जी इसमें शामिल थे, उन्हीं की कमेटी थी। तो प्रशांत किशोर जी ने तो भाजपा को भी 2014 में उनकी काउंसलिंग की है, उनकी कंसल्टेंसी की है, तो उनको बेहतर पता है कि वो कैसे काम करते हैं। अब ईडी के टाइमिंग को लेकर के, जैसा कि आपने भी कहा कि जब भी चुनाव का समय होता है ये अत्यंत रूप से सतर्क हो जाते हैं और जो मुख्य विपक्षी पार्टियां होती है जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी टकराव होता है उसके दफ्तर पहुंच जाती हैं। ममता बनर्जी ने बिल्कुल सही कहा है कि उनकी अगर स्ट्रेटेजी को, जो लोगों को उम्मीदवारी तय कर रही हैं, उनके दस्तावेज हैं, उनको अगर ईडी ले जाएगी और वहां से उसकी गोपनीयता की कोई गारंटी नहीं है, ना उसकी कोई सीलबंदी है, और ठीक चुनाव के समय में क्यों हो रहा है, और जिस समय में ये गए थे मेरा ख्याल है ये दफ्तर का समय था और दफ्तर के किसी आदमी को उन्होंने साथ नहीं लिया था। अभी तो कल कोर्ट में जब बातचीत होगी तब इस बात का खुलासा होगा कि कैसे ये सब किया गया और कैसे कर सकती है। यहाँ पर तो संजय सिंह का जो आपने दिखाया ट्वीट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये जो चीजें हैं ना, बार बार डेमोक्रेसी को हमको लगता है इन लोगों ने मिलिट्री इंटीग्रेशन से बदल दिया है। इसको इनकी नीति भी रही है कि सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन का, और जैसा कि चाइना वगैरह में अनुसरण अभी ये लोग कर रहे हैं, जहाँ वो MCF होता है, मिलिट्री सिविल फ्यूजन
की थ्योरी चल रही है। तो इसीलिए संजय सिंह ने जो कहा कि पश्चिम बंगाल वेनेजुएला नहीं है कि आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, और इस पे लेकिन मामला यह है कि जिस ढंग से इन्होंने काम किया था वो जबरदस्त राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया है केंद्रीय संस्थाओं का, और इतना सुस्पष्ट रूप से और दिखने वाली घटना इसके पहले शायद नहीं हुई थी। और ममता बनर्जी ने जिस ढंग से इसमें हस्तक्षेप किया है, चूंकि वो यहाँ स्टेट पावर में है और उनके पास पुलिस है, तो इसको लेकर के वो वहां पर गई, और इसके पहले भी उन्होंने अपनी राजनीतिक शैली और अपने काम को करने का तरीका बता दिया है कि और केंद्रीय हस्तक्षेप को किस प्रकार से वो रोक सकती हैं, यह उन्होंने दिखाया है। लेकिन इस बार का जो हस्तक्षेप है वह दूसरे किस्म का हस्तक्षेप है। ये इसके पीछे और सीधे वो हाईकोर्ट भी चले गए हैं, ईडी के लोग और आईपैक वाले भी गए हैं, और जो आरोप लगाया है यहाँ पर कि इसका सरकारी काम में अवरोध का आरोप लगाया गया है। और ईडी चूंकि केंद्रीय संस्था है, सीबीआई को किसी भी राज्य में एक्टिव होने के लिए राज्य सरकार की सहमति की जरूरत कहीं न कहीं होती है, लेकिन ईडी को इस तरह की सहमति की जरूरत नहीं होती है। वो लॉ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो राज्य सरकार की सहमति या अनुमति या जानकारी के बिना भी चली जा सकती है, चली जाती है। इस तरह खास करके विपक्षी जहां पर शासक होते हैं वहां पर। और ये चूंकि ईडी के मामले में जो है उनकी एंट्री हो गई यहाँ पर, अब वो कोयले घोटाले की बात को पकड़ के आ रहे हैं। इसके पहले प्रतीक जैन के यहाँ कभी कुछ हुआ नहीं, शायद उनको कभी नोटिस नहीं, कोई बात नहीं, और 5-6 साल पुराना केस है। इसमें लेकर के ये पहली पहल है, इसकी सफाई दे रहे हैं। यहाँ के लोग तो ये भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, प्रवक्ता ही यहाँ कह रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष भी आए, सभी सख्ते में आ गए, सभी पीछे हट गए। सभी को लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जो पॉलिटिकल एक्शन लिया है इससे उनकी पूरी योजना धरी की धरी रह गई। अब उनको लग रहा है, अब ये बोल रहे हैं ये ईडी का मामला है, ईडी जवाब देगा, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं कि उसने क्यों किया नहीं किया। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस प्रकार जाकर के फाइल नहीं लेनी चाहिए थी, उसके काम में बाधा नहीं डालना चाहिए था। ये वहां पर नहीं जा रहे हैं ईडी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर यह सवाल उठ गया कि आप ईडी की तरफ से आप जवाब न दीजिए, और जो कल कोर्ट में जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये लोग सभी वहां से हट रहे हैं, लेकिन चलते चलते ये बात भी कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल फोर्स को, सेंट्रल एजेंसी को काम करने नहीं दिया जाएगा तो क्या आप भारत वर्ष में नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या भारत वर्ष से बाहर हो जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक बातें यहाँ कही जा रही है। जी, ये इधर से कही जाएगी, ये बातें कही जाएंगी। प्रफुल्ल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपना फेस सेविंग करनी है, लेकिन सवाल यहां बार बार यही उठेगा, ममता बनर्जी ने क्या सही किया, क्या गलत किया, ये सेकेंडरी है। इसलिए सेकेंडरी है क्योंकि अब चूंकि मामला कोर्ट जा चुका है, ईडी कोर्ट पहुंच चुकी है, तो कोर्ट में ममता बनर्जी अपना जवाब देंगी। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है, ना सिर्फ आपके लिए, ना सिर्फ मेरे लिए, बल्कि इस देश की जनता के लिए भी, और पॉलिटिकल पार्टियां और खासकर विपक्षी दल जो सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर, माफी चाहूंगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, कि आखिर ऐसे समय में जब कहीं भी चुनाव होता है, ईडी और सीबीआई क्यों, या आईटी यानी जांच एजेंसियां उस राज्य में सक्रिय क्यों हो जाती हैं। सिद्धार्थ जी, यह सवाल तो बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, 5 साल पहले का मामला है, और आप आज सुबह 6 बजे ऑफिस में कोई नहीं है, जाके आप ऑफिस खंगाल देते हैं, कोई नहीं है, आप किसी के घर जांच करने जाएंगे तो उसको लेके तो जाएंगे आप। इतना तो अब ईडी और सीबीआई के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कम से कम इतनी जानकारी तो हमारे पास, आपके पास भी है कि नियम कायदे क्या कहते हैं। हम भी तो पढ़े लिखे लोग हैं। और आप, और उसी दम पे ममता बनर्जी जाती हैं और कहती ममता बनर्जी कि चूंकि प्रतीक जैन मेरी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, मेरी पार्टी के रणनीतिकार हैं, और मेरी पूरी रणनीति यहां पर है, अब चुनाव से पहले हमारी पूरी रणनीति को चोरी कर और भाजपा को आप दे देंगे, अमित शाह को दे देंगे, तो मैं दूसरी रणनीति इतनी जल्दी कैसे बनाऊंगी, तब तक तो चुनाव बीत जाएगा। यहां लेवल प्लेइंग फील्ड की बात फिर कहां रह जाएगी। बात तो सही है।
और अगर इतना होता है तो फिर कैसे इसको देखा जाए। और सबसे बड़ी चीज जो भाजपा के लोग, जो अभी हमारे साथी प्रफुल्ल जी कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियों के काम में आप बाधा डालेंगे तो आप इस देश में रहने लायक नहीं है। अरे भाई, भाजपा के लोग तो जब तक पाकिस्तान भेजते ही आपको, हमको, सिद्धार्थ जी, फिर उनकी बात क्या की जाए। लेकिन सवाल यह है कि यहां जवाब भाजपा को नहीं देना चाहिए ना, जवाब तो ईडी को देना चाहिए, जांच एजेंसियों को देना चाहिए। यहां पर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो ईडी के लोग आए ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों आते हैं? जी, एक चीज तो हमें समझ में नहीं आ रही है कि बगल में हमारा जो थानेदार है ना, हमारे पड़ोस का, वो भी किसी चोर को पकड़ता है तो उनको मुर्गा बना के रखता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस को बुलाता है और फोटो लेता है। भारत की इतनी बड़ी संस्था अगर ईडी है तो वो ईडी कभी सामने क्यों नहीं आती? ईडी का बचाव करने के लिए हमेशा भाजपा क्यों आ जाती है? दूसरी बात, जब ममता बनर्जी का आप स्टेटमेंट दिखा रहे थे तो एक चीज बहुत मार्के की उन्होंने कही कि अगर बीजेपी के दफ्तर पर पुलिस का छापा पड़ जाए तो क्या होगा, ये उन्होंने सवाल किया। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारत की संघीय व्यवस्था, जो कि भारत के संविधान का प्रथम अनुच्छेद है, उस पर टकराव होने की संभावना शुरू हो रही है। और सबसे मजेदार बात, भाजपा के प्रवक्ता ने, किसी का आपने नाम लिया वो जो बंगाल के, उन्होंने कहा कि जब मेरा मतलब यहाँ पे सवाल ये उठ जाता है कि जब बीजेपी कह रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में हस्तक्षेप करना गलत है, तो सामान्य नियम तो ये कहता है कि सरकारी काम में जो भी बाधा डाले उसे गिरफ्तार किया जाए। तो जब ममता बनर्जी ने आज ईडी के काम में बाधा डाली तो सीधे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? ममता बनर्जी कौन सी ट्रम्प है कि गेकी बन गई इन लोगों की? गिरफ्तार कर लेते। अगर कोर्ट में ही दरियाफ्त लगाकर किसी को गिरफ्तार करना है तो आईपैक के दफ्तर में सीधे कैसे पहुंच गए? पहले कोर्ट में चले जाते। केजरीवाल और हेमंत सोरेन को पकड़ने सीधे कैसे पहुंच गए थे? पहले कोर्ट से थोड़े आपने पूछा था। तो जो गिरफ्तारी आपको कानूनी रूप से करनी है वो अगर आप कर नहीं रहे हैं तब तो आप खुद ही कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। आपको पता है कि आपका ये पूरा का पूरा अभियान जो है ये अपने आप में असंवैधानिक है, क्योंकि होता यह है कि सरकार जानती है कि संविधान नागरिक के अधिकतम अधिकारों का दस्तावेज होता है, इसलिए नागरिकों के अधिकार को घटाने का कानून हमेशा बनाते रहती है, पर संविधान हमेशा कानून से ऊपर होता है। इसीलिए कानूनी इलेक्ट्रल बॉन्ड भी कोर्ट के सामने जाता है तो कानूनी रूप से जो बना हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो भी असंवैधानिक घोषित हो जाता है। तो कानूनी रूप से ही सही पर संवैधानिक रूप से वो गलत साबित हो जाता है। तो भारत के संविधान की पहली धारा कहती है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब राज्य सबसे मजबूत इकाई है, इसीलिए कानून और व्यवस्था राज्य के अधीन आते हैं, पुलिस राज्य की होती है। केंद्र किसी राज्य में जाएगा तो वहां की पुलिस की मदद लेनी होती है। आज ये लोग रेड मारने पहुंच गए बिना राज्य की सहमति से, तो राज्य के मुखिया ने दिखा दिया कि मेरे राज्य की पुलिस के आगे तुम दिल्ली के लोग काफी कमजोर साबित हो रहे हो। और भाजपा भी जान गई कि संवैधानिक रेड है। एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की स्पेशल 26, उस तरह का ये फर्जी रेड कर रहे थे, इसीलिए ममता बनर्जी को ये गिरफ्तार भी नहीं कर सके, उल्टे मिलौड़ करके मिमिया रहे हैं। क्योंकि सबको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से डीडी लाइव के दर्शकों को ये बहुत गंभीर जानकारी है कि ईडी का बहुत मामला चलते रहता है। ईडी का नाम लेते ही सब लोगों की ईडी बन जाती है। ईडी बनी ही थी 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमले के बाद वैश्विक दबाव में नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए, मतलब आतंकवादियों को जो फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए। ईडी को आज भी अपने हर केस का ब्यौरा जो है वो वैश्विक संस्था एफएटीएफ को देना होता है और एफएटीएफ उसका मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करती रहती है। इसीलिए ईडी को आज तक कहीं पर भी एक एफआईआर भी दायर करने का अधिकार नहीं है। कहीं दूसरे जगह कोई अपराध हुआ हो और स्थानीय पुलिस को वहां पर आतंकवाद को फंडिंग का सुराग मिले तब वो ईडी को शामिल करती है। मतलब पहलगाम के जो 4 आतंकी थे उनको पैसा संसाधन कहां से मिला ये खोजना ईडी का काम है। केजरीवाल, सोरेन, ममता, आईपैक जैसे राजनीतिक लोगों पर नशा तस्करी, आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग ये केस तो बनता ही नहीं है, केस कुछ दूसरा बनता होगा, लेकिन ये सब केस तो नहीं बनता है। इसीलिए हुआ ये कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी केजरीवाल को बिना मांगे देर से ही सही बेल दे दी, क्योंकि केस ही नहीं बनता है। सच में कहा जाए तो मच्छर पर ना मशीन गन नहीं चलाया जाता, मच्छर पर चलाने के लिए मॉर्टीन का इस्तेमाल होता है। चुनाव में हराना है तो चुनाव में ना प्रतिद्वंदियों को हराना होता है, जेल में सड़ाना नहीं। यही गलती मादुरो ने की थी, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर पुलिस छोड़ता था मादुरो, उसी पर डेल्टा फोर्स छोड़ दिया ट्रंप साहब ने।
तो इनको समझ में आना चाहिए कि भारत का जो संविधान है उसकी पहली धारा ही शुरू होती है, भारत राज्यों का संघ है, लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था राज्य पुलिस के अंतर्गत आती है। राज्य पुलिस की मदद के बगैर आप कोई भी काम वहां उस राज्य में जबरदस्ती आप घुस के कर नहीं सकते हैं। उसमें भी आपको अगर आपके पास अगर कोई आपके पास केस है ईडी का या किसी इस तरह की आपके पास केंद्रीय जांच एजेंसी है, तो उसका तो काम है नार्को टेररिज्म पकड़ना, नशा तस्करी, पैसा। तो मुझे बताइए कि केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, ममता बनर्जी हो, आईपैक हो, इनके ऊपर दूसरा शायद कुछ केस तो बन सकता है, लेकिन इसमें आतंकवाद और नार्को टेररिज्म तो केस बनता नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज अगर बीजेपी के ईडी को पता होता और उसको पूरा भरोसा होता कि वो कानूनी रूप से ठीक काम कर रही है, तो कोई भी आदमी आके उसके काम में अगर बाधा देता, जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता खुद बोल रहे हैं, उनको ये उसी समय गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन उनको पता था कि इनका रेड ही फर्जी था, वो स्पेशल 26 फिल्म के जैसा एक रेड था जो कि करने का इनको अधिकार नहीं था, इसीलिए भाग गए और भाग के कोर्ट में जाके मिमिया रहे हैं मिलॉर्ड करके कि मुझे ही इस तरह का काम हो गया। तो आप अगर अपने आप को 56 इंच का सीना बोल रहे हैं, आप अगर विश्वगुरु हैं, आपके पास दुनिया भर का सब कुछ है, उठा लेते ममता बनर्जी को, गलत काम कर रही थी तो उठाया क्यों नहीं उठाया? इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आता हूं, दोबारा आता हूं। आपकी आवाज थोड़ी गूंज रही है, मैं कहूंगा अपनी तरफ से थोड़ा आपसे संपर्क करेंगे। आवाज थोड़ी सी गूंज रही है, उसको थोड़ा ठीक करवाता हूं। लेकिन हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं, अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल कोलखियान जी और तमाम हमारे साथी अपनी बात रखें। जल्दी से आना चाहता हूं, पहले प्रशांत जी आपके पास, फिर अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, इस पूरे घटनाक्रम में सुबह से और सुबह 6 बजे, ठंड का समय है, 6 बजे जहां पर दफ्तर में कोई नहीं है, ईडी की रेड। भाई कहीं भी आप रेड डालते हैं तो कम से कम वहां किसी को साथ में लेके जाते हैं, वहां के लोगों को, लेकिन उस दफ्तर के कम से कम अधिकारी को कुछ नहीं, आप पहुंच जाते हैं। ममता बनर्जी इसको पूरा, जिस ढंग से बीजेपी इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर सकती थी, उससे ज्यादा आपको लगता है क्या कि ममता बनर्जी ने यहां खेल कर दिया? ममता बनर्जी अब कल को हाई कोर्ट में क्या आता है यह सब कल देखा जाएगा, लेकिन आज का दिन किसके नाम? ईडी के नाम या ममता बनर्जी के नाम? ममता बनर्जी ने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया, यही करना चाहिए था। अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई या चुनाव आयोग एक पार्टी की तरह काम करेंगे तो फिर उनको इसी तरीके का सामना करना पड़ेगा। अब हम राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि सारी संस्थाओं में, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब जगह बीजेपी आरएसएस के लोग भर गए हैं और बिल्कुल ठीक असेसमेंट है उनका। हम यहाँ बैठ के राजीव जी ये भी कह सकते हैं बड़े आराम से कि अभी कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला गया है और कलकत्ता हाईकोर्ट के पिछले फैसलों का अगर रुझान आप देखिए तो आपको ये भी दिखाई देगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट इसमें क्या करेगा। लेकिन बहुत ही चिंताजनक स्थिति है देश के लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक लोकतंत्र के लिए। और अब ये लग रहा है ऐसा कि जैसे कोई ठेके उठते हैं, उसमें गोलियां चलती हैं, गुंडागर्दी होती है, उस प्रकार से हो रहा है। इतनी हताशा सत्ता पाने की, पश्चिम बंगाल को हथियाने की इतनी हताशा क्यों है? उसका रीजन बड़ा साफ है राजीव जी, कि अगर पश्चिम बंगाल हारेंगे तो ये जो हरियाणा और महाराष्ट्र और दिल्ली और अब जैसे तैसे बिहार, इसकी जो जीत की गई है चुनाव आयोग की मदद से, और वो मोदी जी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहे अभी तक, बंगाल की हार होते ही अंदरूनी विद्रोह से लेकर सब कुछ चालू हो जाएगा। इसलिए इनको हर कीमत बंगाल चाहिए। और ये संकेत आज जो हुआ है, ये शर्मनाक घटना, ये संकेत दे रही है कि बंगाल में चुनाव कैसे होने जा रहे हैं, किस हद तक वहां पे जो है गुंडागर्दी होगी, किस हद तक जो है सरकारी एजेंसियां, केंद्र सरकार की एजेंसियां किस हद तक जाकर जो है पॉलिटिकल काम करेंगी। आप सोचिए कि पॉलिटिकल पार्टी का डेटा आप चुराने के लिए आप पहुंच गए ऑफिस का एक रेड का जामा पहन के, कितने शर्म की बात है। और ये सब बातें तो राजीव जी इमरजेंसी में भी नहीं हुई।
इस तरीके की बातें तो इमरजेंसी में भी नहीं हुई हैं। इमरजेंसी में केवल और केवल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के ऊपर ही जो कुछ होता था वो होता था, लेकिन इमरजेंसी हटने के बाद जो चुनाव हुए उसमें उस वक्त की पुलिस ने और उस वक्त की एजेंसियों ने जनता पार्टी जो बन रही थी उस वक्त, उसके खिलाफ इस तरीके कोई काम नहीं किया था। ये तो इमरजेंसी से भी खराब हालत है। तो ये बहुत ही चिंताजनक है और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। यही तमिलनाडु में होगा, यही मॉडल अब तमिलनाडु में अपनाया जाएगा, यही मॉडल अब केरल में अपनाया जाएगा। आप देखिए जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां तो आप सरकारी मशीनरी के साथ आप चुनाव जीत लेते हैं। जहां सरकारी मशीनरी आपके पास नहीं है वहां आप केंद्रीय एजेंसियों के जरिए इस तरीके का काम करेंगे। कानून और संविधान और मर्यादा और लोकतंत्र के प्रति जो आस्था है वो सबको दरकिनार करके ये दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी अंदर से कितना कमजोर हो चुके हैं। एकदम ट्रंप के हमले से या आर्थिक बदहाली से, डॉलर के चढ़ते भाव से, तमाम फैक्टर्स की जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, जो अभी बात ट्रंप बार बार कह रहे हैं, तो मे आई टॉक टू यू सर जी। तो ये जो सब बातें आ रही हैं उससे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अंदर से कितना कमजोर हो चुके हैं और एक बंगाल का चुनाव ये हारेंगे और इनके खिलाफ जो है राजनीतिक माहौल जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि और संकेत यही दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया है कि अगर बंगाल का चुनाव नहीं जीत पाए जैसे भी, तो ये 5 साल का समय बिताना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कैसे भी उनको बंगाल चाहिए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि किसी भी ढंग से बंगाल चाहिए, और बंगाल इसलिए चाहिए क्योंकि यहां आप जानते हैं कि असम में सरकार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन बंगाल को किसी भी ढंग से जीतना चाहती है भारतीय जनता, और खासकर भाजपा से ज्यादा नरेंद्र मोदी चाहते हैं, अमित शाह चाहते हैं। इसीलिए सीधा सीधा यहां पर ममता बनर्जी, एक बार ममता बनर्जी को सुनते हैं, फिर अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। ममता बनर्जी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रही है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले आपने देखा एक इनके हाथ में एक हरे कलर की या नीले कलर की जो भी एक डायरी थी, ये हरे कलर की, ये इसके साथ निकली, फाइल के साथ निकली। यहां पर इन्होंने संबोधित किया मीडिया के साथियों को, और उसके बाद थोड़ा सा और भी आगे बढ़ी तो फिर सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है सुनिए एक बार, फिर आता हूं अमलेंदु जी आपके पास। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट, बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब 0 में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। अमलेंदु जी, यहां मुख्य रूप से 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां ममता बनर्जी ने कही हैं। पहली बात कि आप लूट कर रहे हैं आप, और दूसरी बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे कि आपने जो करामात आज करवाया है उससे आपकी सीटें कम ही नहीं होंगी, बल्कि आप 0 पे चले जाएंगे। कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, आप कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी चीज कि चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ईडी की यहां बाजी खेलने की जो कोशिश हुई है उसमें आज की तारीख में कितना सफल होते हुए दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भाजपा ने इसके बाद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अलग अलग इनके प्रवक्ता अपनी बातें रख रहे हैं और सीधे सीधे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश ईडी की छापेमारी को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा का पूरी ईडी की छापेमारी ही पॉलिटिकल है।
और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश जो है बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि हमने जो राजनीति करी है वो ठीक है, हमारी राजनीति ठीक है। आप इसको इसी तरीके से लीजिए, चूंकि उनकी जो भावना है, उनकी जो मन की बात है, उसको हम लोगों को उसी तरीके से ग्रहण करना चाहिए जो उनकी मन की बात है। तो मुझे लगता है कि वो उसको सही साबित करना चाहते हैं कि अमित शाह जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और इसलिए ममता बनर्जी को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ये शायद उनका भाजपा के लोगों का कहना है, राजीव जी। लेकिन जो ममता बनर्जी कह रही हैं राजीव जी कि वो अमित शाह करवा रहे हैं, लूट करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अमित शाह करवा रहे हैं, लूट करवा रहे हैं, तो लूट की एफआईआर भी ममता बनर्जी को करवानी चाहिए, और उसमें अमित शाह जी को भी नामजद करना चाहिए। अगर आप कह रही हैं तो इसको करना भी चाहिए। और मुझे पता नहीं कि एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें क्या क्या एफआईआर दर्ज कराई गई है, ईडी के खिलाफ कराई गई है, या उसमें अमित शाह है भी कि नहीं है। लेकिन जब आप सार्वजनिक तौर पर कह रही हैं तो उसमें करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई भी नहीं है, चूंकि अगर अमित शाह ये करवा रहे हैं, और ऐसा अमित शाह करवा रहे हैं, इसलिए भी राजीव जी इस पे संदेह मतलब नहीं किया जा सकता, चूंकि ये संयोग है या प्रयोग है कि आज जेपी नड्डा साहब कोलकाता पहुंचते हैं तो ईडी भी पहुंचती है स्वागत करने के लिए नड्डा साहब का। तो आखिर ये क्या मतलब समय की जो टाइमिंग है उसको लेकर भी सवाल उठे, तो टाइमिंग तो ये भी है कि नड्डा साहब का स्वागत करने के लिए ईडी कोलकाता में पहले से मौजूद है, कि नड्डा साहब आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ गिफ्ट दिया जाना है जेपी नड्डा साहब को। तो अगर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं तो मुझे लगता है कि फिर ममता बनर्जी को थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। जितना वो आगे बढ़ी है उतना तो ठीक है ही, बिल्कुल बहुत साहस का कदम है, और एक संदेश भी दे दिया गया है कि आप इस तरीके से जो भारत की संघीय व्यवस्था है उसको आप इस तरीके से चकनाचूर नहीं कर सकते। हालांकि मुझे लगता है कि राजीव जी जिस तरीके से खासतौर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में, इलाहाबाद कह रहा हूँ, कोलकाता हाईकोर्ट से तमाम घटनाएं हुई हैं, जज महोदय जो हैं तमाम जो आए हैं जिस तरीके से, और वहाँ तो डाइस पे बैठकर ही कह दिया जाता है कि मैं भाजपा का चुनाव लड़ूंगा। जज साहब जब बैठकर कह देते हैं तो जज साहब वहाँ क्या करेंगे, इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बहरहाल चूंकि मामला अदालती है तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, वरना जज साहब हमको भी बुलवा लेंगे, भले ही जो जज साहब कुछ करें तो बुलवा लेंगे तो चले भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजीव जी ये है कि अब वहाँ से जो आएगा वो देखा जाएगा कि क्या करती है अदालत वहाँ जो बातें हैं। लेकिन जो ममता बनर्जी कर रही है राजीव जी, अब वहाँ बीजेपी मुझे लगता है बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रही है। और जैसा कि प्रफुल्ल जी कह रहे थे कि वहाँ बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि सब कबाड़ा कर दिया एक तरीके से अमित शाह जी ने पूरी की पूरी स्ट्रेटजी का। ये भी समझ में आता है कि शायद अमित शाह जी जो है वो अति उत्साह में कबाड़ा कर बैठे हैं बीजेपी की पूरी रणनीति का। अब जो एक बात कही ममता बनर्जी ने कि अगर कल को राज्य की पुलिस जो है बीजेपी के दफ्तर पर छापा मारे इसी तरीके से, तो बिल्कुल मार सकती है, क्यों नहीं मार सकती है। पहली बात तो ये राजीव जी कि अगर वो आईपैक जो है वो अगर काम देख रहा है ममता बनर्जी की पार्टी का, तो ईडी वहां किस अधिकार से पहुंची, ये सवाल उठता है। चूंकि राजनीतिक दल तो पीएमएल एक्ट में आते नहीं इस तरीके से, चंदा लेना या क्या, और इनकम टैक्स में उनको तमाम टैक्सेस की छूट भी है। तो ईडी वहां क्या करने पहुंच गई। तो ये अगर ममता बनर्जी इसको कह रही है कि वो हमारे आईटी के दफ्तर पे छापा मारा है, तो पहले तो ये तय होना चाहिए कि ईडी ने छापा मारा कहाँ है। ममता बनर्जी के आईटी के ऑफिस पे छापा मारा है कि प्रतीक जैन क्या छापा मारा है, पहले तो ये ईडी स्पष्ट करे, जो कि स्पष्ट ईडी की तरफ से मुझे लगता है कि नहीं किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि साहब वो कई जगह चल रहा था, हवाला केस था, और ये सब किया जा रहा है। इस हवाला केसेस में इस ईडी को राजीव जी ये समझ में नहीं आता है कि 5-5 साल के बाद जाके ये क्यों जगती है। अगर ये 5 साल पुराना केस था तो 5 साल तक आपने हवाला का पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होने दिया। तो ये तो इस ईडी के नाकारापन पे भी सवाल है कि इतनी नाकारा जो है मोदी जी की ये ईडी है कि 5-5 साल तक लोग हवाला का पैसा इधर से उधर घुमाते रहते हैं। सब बात छोड़ दीजिए राजीव जी, अगर वो हवाला का पैसा सिर्फ इधर से उधर घुमाया गया और 5 साल का उसका अगर सरकारी ब्याज लिया जाए तो कितना पैसा हो गया होगा, कितने करोड़ में हो गया होगा। तो ईडी ने ये सब क्यों होने दिया। क्या ईडी के कुछ लोग जो है प्रतीक जैन से मिले हुए हैं कि भाई ठीक है तुम अभी मौज करो, अगर ईडी के आरोप सही है तो बहुत सारे ये सवाल उठ सकते हैं। लेकिन फिर राजीव जी यही कहा जाएगा कि ईडी ने या कहीं अमित शाह जी ने बीजेपी के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। चुनाव इस तरीके से चाणक्य जी नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन चाणक्य जी चूंकि गुजरात से आते हैं, गुजरात मॉडल है उनका, तो चाणक्य जी को यही समझ में आता है कि इसी के जरिए लड़ा जा सकता है। राजीव जी असल में मानसिकता का फर्क होता है। राजनीतिक व्यक्ति राजनीति के तरीके से लड़ता है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से लड़ता है, लेकिन जब गैर राजनीतिक लोग आ जाते हैं तो पुलिस, सीबीआई, ईडी, गुंडे इन सब के बल पे लड़ते हैं। अब ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि कंट्रोल योर होम मिनिस्टर, और उनकी भाव भंगिमा जो है राजीव जी वो देखने लायक हैं। जब वो ये ऐसे करके सिर हिलाती हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल योर होम मिनिस्टर, तो काफ़ी कुछ संदेश ममता बनर्जी दे देती है। जी, कंट्रोल योर होम मिनिस्टर,
बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर सीधे नरेंद्र मोदी के जरिए देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को देती हुई यहाँ ममता बनर्जी। लेकिन प्रफुल्ल जी, एक बार फिर आना चाहता हूँ आपके पास। और आज कल एक बड़ी सी रैली करने वाली हैं ऐसी इन सब के खिलाफ बीजेपी जो मिसयूज कर रही है जांच एजेंसियों का, इसके खिलाफ वो करने वाली हैं कल ममता बनर्जी, ऐसी खबर आ रही है टीएमसी की तरफ से। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि यह मामला और कहां तक बढ़ सकता है। 5 साल में ये इसलिए एक्टिव होते हैं कि चुनाव 5 साल में होते हैं, तो जाहिर है कि 5 साल में एक्टिव होते हैं। अगर चुनाव 10 साल में होते तो ये 10 साल में एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध चुनाव से लोग देख रहे हैं और ये बता रहे हैं। टेक्निकली देखिए, ईडी आता है फाइनेंस के अंदर में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में ईडी आता है, उसी को रिपोर्ट करता है टेक्निकली। लेकिन प्रैक्टिकली जो लोग चलाते हैं उन्होंने ठीक कहा। तो इसलिए ममता बनर्जी ने टैक्स का बात भी कह दिया कि हम रिटर्न भरते हैं, ये बात उन्होंने कह दी अपने वक्तव्य में। इस पर कम ध्यान गया हम लोगों का, लेकिन उन्होंने, चूंकि अदालत में भी कल इस पर बात होगी। दूसरी बात है कि जो डॉक्यूमेंट इन्होंने वहां से उठाया है हमारे ईडी के, क्योंकि वो तो 6 घंटा वहां पर थे, तो सुबह 6 बजे से लगे हुए थे। ममता बनर्जी भी पहुंच गई थी, 2 जगह हो रहा था, तो 4-5 घंटा वो भी रही और उसके बाद वो चली गई गंगा सागर के जो शिविर हैं वहां पर लोगों को संबोधित करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जनवरी का लगभग पूरा महीना गंगा सागर को लेकर के पश्चिम बंगाल व्यस्त रहता है, खास करके कलकत्ता का प्रशासन व्यस्त रहता है। तो क्योंकि गंगा सागर का सीजन है, तो शिविर को संबोधित करने चली गई, जो कि इनके वो ये भी वहां पर मैसेज देना चाहते थे कि भूत पराक्रम हम कर रहे हैं। फिर लौट करके इनको ऑटराम घाट जहां पर शिविर है वहां से लौट के आएंगी, फिर सेक्टर 5 में ही लौटेंगी, ऐसा बताया गया। अब वो सेक्टर 5 में लौटेंगी, यहाँ पर तो कोई सीजर लिस्ट नहीं दिया। अगर वहां से कोई डॉक्यूमेंट वो ले गए हैं तो उसका कोई सीजर लिस्ट देना चाहिए कायदे से, ये कानून में है। और पीएमएलए जो है ये प्रिवेंटिव लॉ है, प्रिवेंटिव लॉ है, आपको प्रिवेंशन में इसको करना है, आपको बहुत सारा पावर है। तो टेक्निकली तो जो हमारे वकील साहब लोग हैं वो देखेंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि ये प्रिवेंटिव जो है, पीएमएलए जो है ये प्रिवेंटिव शुरू का है। इस प्रिवेंटिव को पॉलिटिकल बना दिया गया है, पॉलिटिकल मनी लॉन्ड्रिंग एक्शन करार दे दिया गया। तो ये जो प्रिवेंटिव से पॉलिटिकल का सफर करवाया है इस शासन ने, उसका जवाब ममता बनर्जी की राजनीति में है। और ममता बनर्जी ने सही समय पर यहाँ हस्तक्षेप किया है और कोर्ट के द्वारस्थ भी हुई हैं। जो लोग ये कह रहे हैं इसका राजनीतिक नतीजा क्या होगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनको ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि उनका राजनीतिक बहुत बड़ी क्षति इससे हो जाएगी। क्योंकि ममता बनर्जी वैसे भी काफी सचेत और सतर्क रहती हैं, और अब तो पूरे बंगाल को उनको उनमें उसको इसको बोलते हैं चार्ज करने का एक मौका मिल गया है। ये आज जेपी नड्डा जी भी यहीं पर हैं, वे क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है। मेरी जानकारी में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, वो वहां इधर उधर रामकृष्ण मिशन और क्या कुछ कर रहे होंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से वो नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य जी, उनके बयान को देखिए, चेहरे की भाषा और भंगिमा ही बता देती है कि उन्होंने क्या खोया है इसमें। ईडी क्या ले गया ये तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने क्या खोया, राजनीतिक रूप से मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे यहाँ पर। ये भद्रलोक का यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन बहुत जबरदस्त होता है, वे समझ जाएंगे अगर केंद्र की तरफ से अगर राज्य की अस्मिता पर इस तरह से आघात किए गए हैं तो उसकी राजनीति कहां से कहां चली जाएगी। और वो जो कह रही है, हवा में नहीं कह रही है कि यहाँ पर कानून हमारे अंदर में है, अगर आपकी पार्टी पर पुलिस का छापा पड़ने रहेगा तो आपका क्या स्थिति होगी, क्या नतीजा होगा। और ये इस बात से राज्य सरकार को रोक नहीं सकते। इनके पास जो ब्रह्मास्त्र है उसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो स्टेट में बहुत अत्यधिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से अपनी बात समझनी चाहिए और अपने पांव पीछे खींचने चाहिए। इतना एग्रेसिव होकर के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है। आप इंस्टीट्यूशंस का वेपनाइजेशन, उसका इस्तेमाल हथियार की तरह अगर कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। फेडरल स्ट्रक्चर पर आपका यकीन नहीं है क्योंकि आप मानते नहीं। अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे कि इंडिया ये स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स,
आप क्या कहते हैं कि जी। पूरे पूरे केंद्र को अपने ऊपर में, केंद्र को समाहित कर लेगा राज्यों के अस्तित्व को? ऐसा हो नहीं सकता है। अब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ ये कानून जा रहा है, ये एक्शन जा रहा है। जी जी हालांकि जी प्रफुल्ल जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। और सुमन भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चूंकि कार में जी, हैं जी, हाँ। और इस पूरे घटनाक्रम को बहुत नजदीक से देख रहे हैं दिन भर। जरा सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे कोलकाता से ही, जहां से आप प्रफुल्ल जी जुड़े हुए हैं। जरा सुमन जी, कैसे आप पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? और यहां सबसे बड़ी चीज कि क्या आज की तारीख में अगर देखा जाए तो यहां से बीजेपी जो है वो डाउनग्रेड होते हुए नजर आ रही है। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे, क्योंकि बीजेपी की पोल खोलने की कोशिश जो अभी तक होती रही है, उसने खुद यहां अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए दिखाई दे रहे। जरा आपसे समझूं कि क्या कुछ आप देख रहे हैं। सुमन जी। जी राजीव जी, मैं जो पहले बोलना चाहूंगा वो ये बात है कि बंगाल को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वेनेजुएला समझ लिया था। जैसे डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में हेलीकॉप्टर भेजा और मादुरो और उनके वाइफ को उठा के लाया, उन्होंने सोचा था यहाँ पे भी अमित शाह प्लेन से दिल्ली से ईडी ऑफिसर भेजेंगे और वो ईडी ऑफिसर बंगाल को तहस नहस कर देगा। लेकिन ममता बनर्जी लेफ्टिस्ट नहीं है, सो कॉल्ड सीपीएम नहीं है, लेकिन वो पुराना लेफ्ट के तरह ही रास्ते पे उतर गया और स्ट्रीट फाइटिंग में चला गया। मैं ये बताना चाहूंगा, जे बीजेपी जिससे डरता है, जो आपका क्वेश्चन था, बीजेपी स्ट्रीट फाइटिंग से डरता है क्योंकि उनका सारा खेल जो है वो पीछे से खेल चलता है। कभी ईडी को भेजो, कभी 5 एमपी को खरीदो, कभी 10 एमएलए को खरीदो। तो ममता बनर्जी उनके ऊपर सीधा हमला बोल दिया। मैं पहले माफी चाह लेता हूँ, मैंने बहुत देर से जुड़ा, लेकिन जो अमलेंदु जी बोल रहे थे, ममता जी बिल्कुल एफआईआर कर दिया है ईडी के नाम से, ईडी के सारे ऑफिसर के नाम से। शेक्सपियर जो इलाका है जहां पे पहला रेड हुआ था, जहां पे आईपैक का प्रतीक जैन का घर है, वहां पे बिल्कुल एफआईआर हो गया है। तो ये मैं अमेरिका की जो एग्जांपल से शुरू किया, इसलिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ दूसरे स्टेट का जो क्राइसिस है, उन्होंने जैसे इमिग्रेशन के लिए जैसे आइस का एजेंट को उतार दिया, गोली चलाना शुरू कर दिया, सेंट्रल फोर्स पे उतार दिया। आप देखेंगे लगभग नरेंद्र मोदी अमित शाह का भी वही तरीका है, जो सेंट्रल फोर्स को भेजो, सेंट्रल फोर्स से पूरा करो। लगभग डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी एक ही तरह से चलता है। लेकिन मैं बोलूंगा जी, ममता बनर्जी ने एक अच्छा काम किया, मेरे ख्याल से अच्छा काम, जो उन्होंने बंगाल की जो हकीकत है, जो बंगाली की जो हकीकत है, उसको पूरा आज रास्ते पे लाया और दिखा दिया, अगर तुम 100 शेर हो तो मैं भी शेर हूं। कोई किसी को जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, बंगाल में पिछला, अगर मैं थोड़ा सा और 1 मिनट लूंगा, बंगाल में पिछला 2 महीने से जो चल रहा है, वो सार के लिए लोगों का जो गुस्सा है, जो सब कुछ है, चल रहा है। हम लोगों ने 2 दिन पहले देखा, जो अमर्त्य सेन जो नोबेल लॉरिएट है, उनके घर पे भी नोटिस चला गया, जो आप बताओ कि आप भारत के नागरिक हो कि नहीं। यहाँ पे जो बहुत आप लोगों की भी मालूम है, बहुत फेमस पेसर है मोहम्मद शमी, उनके घर पे भी नोटिस चला गया, आप बताओ आप इंडिया के नागरिक हो कि नहीं। अच्छा, जो हमारा एमपी है, वो सिनेमा का स्टार है, देव बोल के, जो जिनको आप पहचानते हैं, उनका पूरा परिवार को नोटिस चला गया। तो आप सोच लो, जो बंगाल में क्या चला रहा था बीजेपी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमर्त्य सेन, जय गोस्वामी को जा रहा है, लेफ्ट का एक मिनिस्टर जिसका आज उम्र 80 साल के ऊपर है, कांति गांगुली, जो 4 बार मिनिस्टर रह चुका है, उनको भी नोटिस भेजा, आप बताओ कि आप देश के नागरिक हो कि नहीं। तो ये सारे माहौल में जब बीजेपी का जो वोट बैंक था, या बीजेपी का जो बोलबाला था, वो जब नीचे आ रहा था, तब भी अचानक से ईडी का रेड। अच्छा, ईडी रेड डाल सकता है, लेकिन जिस केस के बारे में उन्होंने रेड डाला, अनूप माझी, एक कोल स्कैम के बारे में, वो 5 साल का पुराना चीज है। उसको 2026 के जनवरी में
क्यों अचानक ईडी को याद आया, ये किसी को पता नहीं है। और राजीव जी, यहाँ पे सारे लोग जो है वो बहुत सीनियर लोग हैं, सारे लोगों को पता है बीजेपी को ईडी कब याद आता है। पंजाब में चन्नी के घर पे ईडी कब गया था? तब गया था जब इलेक्शन था। भूपेश बघेल के घर पे, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के घर पे ईडी कब गया था? जब इलेक्शन था। अशोक गहलोत के घर पे कब गया था? जब इलेक्शन था। तो ये ईडी का भाजपा की जो प्रयोग है, भाजपा की जो टूल है, चलता है। लेकिन ममता बनर्जी आज सीधा पलटा हमला बोल दिया, और उस हमले में उन्होंने ईडी को भी, ईडी के खिलाफ सिर्फ एफआईआर नहीं किया, ईडी को दिखाया जे मैं खुद जाके आपके सामने से सारा पेपर निकाल के ले आ सकता हूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जरा ये समझना चाहता हूं कि अब आगे की रणनीति जरा बताइए, क्या कुछ है तृणमूल कांग्रेस की? देखिए, तृणमूल आज शाम से ही कलकत्ता शहर में जुलूस निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने ममता बनर्जी कल खुद उनका जो घर है जहां पे वो साउथ कलकत्ता में एक बड़ा रैली करेंगे, और उस रैली से उन्होंने, मेरे को जितना लगता है, सारा स्टेट में वो ये बात फैला देने की कोशिश करेंगे ये ईडी का साजिश है, और ये बंगाल को छोटा दिखाने की एक षड्यंत्र है। देखिए, ममता बनर्जी जानबूझ के ये फ्रंट फुट में गया है। मैं जब आपके प्रोग्राम में आ रहा था, मैं गाड़ी में ही देखा, जो अखिलेश यादव ने उसके सपोर्ट में ट्वीट किया है। ममता बनर्जी ईडी को और अमित शाह को एक खुला चुनौती देना चाहता है, अगर तुमको इतना गट्स है तो मेरे को अरेस्ट करके दिखाओ। उनको पता है अगर ममता बनर्जी को अरेस्ट जैसे कोई भी ऐसा चीज बीजेपी करेगा तो बंगाल में जो जितने लोग रास्ते पे चले आएंगे वो उसको संभालना भाजपा के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो भाजपा संभाल नहीं पाएगा। तो ममता बनर्जी इज एक्चुअली चैलेंजिंग भाजपा की जो माइट है, जो इतने साल से भाजपा जिसके बारे में बलबूते पे इलेक्शन जीता है, ईडी और ईसीआई दोनों को ममता बनर्जी ने चैलेंज कर दिया। जी, ममता बनर्जी का ये चैलेंज। लेकिन इसके साथ साथ जरा ये भी बताइए कि जब ये मामला अब हाई कोर्ट में और इधर सड़क पे भी है, यानी सड़क पे भी लड़ाई है, और कल आप बता रहे हैं कि एक बड़ी सी रैली करने वाली है ममता बनर्जी, और आज पूरा ये जुलूस निकला हुआ है और कई लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि ये मामला जो है ये ममता बनर्जी के फेवर में जाएगा? ममता बनर्जी जिस ढंग से यहां पर कह रही थी कि बीजेपी 0 पे आ जाएगी, क्या आपको लगता है उनकी बातों में यह दम है, या ईडी सीबीआई के हिसाब से जिस ढंग से दूसरे राज्यों में करने की कोशिश बीजेपी करती रही है, डराने की और इन्फ्लुएंस करने की, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की, इस पर कोई असर पड़ते हुए दिखाई देता है? यानी बीजेपी के पक्ष में जाते हुए यह पूरा दिखाई देता है या निगेटिव जाते हुए दिखाई देता है? एक सवाल ये। दूसरा सवाल इसके साथ साथ कि एसआईआर का भी जिक्र कर रही थी ममता बनर्जी, वोट चोरी, अभी आपने भी कहा अमर्त्य सेन से लेकर देव और मोहम्मद शमी तक आपने बताया। क्या एसआईआर का भी जो हुआ है उसका भी इंपैक्ट अब ममता बनर्जी के पक्ष में जा रहा है या निगेटिव जा रहा है अभी तक? दो सवाल। सर एसआईआर का जो, मैं दूसरा क्वेश्चन से शुरू करूं, एसआईआर का जो इफेक्ट है वो अभी तक ममता बनर्जी की पक्ष में जा रहा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी की वोटर भी नहीं है वो लोग भी ईसी और भाजपा से परेशान हो गया है, वो बिल्कुल खफा है। देखिए, अमर्त्य सेन तो ममता बनर्जी का सपोर्टर नहीं है, अगर आप देखेंगे तो वो लेफ्टिस्ट है। तो लेकिन उनके पास जब ये नोटिस चला गया है तब लोग खफा है। अच्छा, दूसरा जो कल का जो बैटल है या ये ईडी के लेके जो बैटल है, ये बैटल का दोनों पहलू है। एक पहलू है लीगली, मेरे को माफ कीजिएगा राजीव जी, आजकल भारत के सारे कोर्ट का जो हाल है, मैं या मेरे ख्याल से कलकत्ता का कोई भी बंदा ये नहीं सोच रहा है कि कल हाई कोर्ट में ममता बनर्जी को कोई बहुत बड़ा विक्ट्री मिलेगा। रादर हाई कोर्ट की जो राय आएगा वो ममता बनर्जी के खिलाफ जा सकता है। श्योरली ममता बनर्जी विल देन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट के बाहर एक लड़ाई है, जो लड़ाई
मेरे ख्याल से जोहराम ममदानी को देखने के बाद जो पॉलिटिशियन ये फैसिस्ट रूल के खिलाफ लड़ना चाहता है, वो ग्राउंड पे लड़ाई लेके जाना चाहता है। ममता बनर्जी का वही कोशिश है, कोर्ट में जो भी हो, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट आए, उनके खिलाफ और कुछ आए, लेकिन वो जो पॉलिटिकल बैटल है उनको ग्राउंड पे लेके चला गया। और वो ग्राउंड पे जो आज सारे जगह पे, लगभग सारा जिले पे तृणमूल में जुलूस निकला, लेकिन कल जब ममता बनर्जी खुद ये जुलूस को लीड करेंगे, उनके बाद से मेरे ख्याल से भाजपा के लिए और प्रेशर बनेगा। जी, भाजपा के लिए प्रेशर बनेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां पे एक जिक्र कर रहे थे ममदानी का। जोरहान ममदानी दोस्तों आप जानते हैं, न्यूयॉर्क के अमेरिका में न्यूयॉर्क के वो मेयर चुने गए, किस ढंग से चुने गए, उनके फेवर में कैसे जनता आई, और पूरा का पूरा अभी आज की तारीख में अमेरिका का माहौल क्या है, मोरलेस हमारे यहाँ हमारे देश का माहौल भी वो जीत सकते हैं, जनता के बीच आप पहुँच सकते हैं। ये यहाँ पर साफ उस एग्जाम्पल से, ममदानी के एग्जाम्पल से सामने समझा जा सकता है। और उसी का यहाँ पर अगर जिक्र हो रहा है, हमारे साथी सुमन भट्टाचार्य जिक्र कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को के सामने दो चुनौतियां हैं। एक चुनौती सीधे सीधे कोर्ट की है, और चूंकि हाई कोर्ट में, और माफी के साथ जो बात यहां सुमन भट्टाचार्य जी कह रहे थे, वही बात थोड़ी देर पहले प्रशांत टंडन जी ने भी कही थी, और वही बात मैं भी दोहरा रहा हूं कि कोर्ट से कितनी उम्मीद, और उसमें भी वहां कोलकाता हाई कोर्ट से कितनी उम्मीद की जाए, और फाइनली उनको सुप्रीम कोर्ट आना हो सकता है, पड़ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनके जो वकील हैं वो अभिषेक सिंघवी साहब हैं। अभिषेक सिंघवी ने भी इस पे थोड़ी देर पहले अपना ट्वीट किया हुआ है। एक बार उनके ट्वीट को लाता हूं, फिर एक बार जल्दी से सुमन जी, मैं जानता हूं आपको निकलना है। ये देखिए, अभिषेक सिंघवी यहां कह रहे हैं कि ईडी अब राजनीतिक सलाहकारों के ठिकानों पर छापे मार रही है, क्योंकि वो तथ्यों, सच्चाई या विश्वसनीयता पर छापे मारने में विफल रही है। कोलकाता में आईपैक पर छापा भाजपा की दबाव बनाने की रणनीति का एक और अध्याय है। जब लोकतंत्र असुविधाजनक होता है तो एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब लोकतंत्र असुविधाजनक होता है तो एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह बात साफ साफ यहां कह रहे हैं अभिषेक सिंघवी। और इनके बाद यहां पर दूसरा ट्वीट देखिए, यह है अखिलेश यादव का ट्वीट, भाजपा बुरी तरह बंगाल हार रही है। पहला प्रमाण, यहां पर पहला प्रमाण जो है वो देते हुए कि भाजपा बुरी तरह हार रही है, क्योंकि यहां ममता बनर्जी के लिए यहां लिखा गया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम करने वाली एजेंसी आईपैक के ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक हेडक्वार्टर पहुंची। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही ईडी ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी मिलती है तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। भाजपा बुरी तरह बंगाल हार रही है। ये फर्स्ट प्रूफ दे रहे हैं, पहला प्रमाण दे रहे हैं यहां अखिलेश यादव। जरा अखिलेश यादव और फिर अभिषेक मनु सिंघवी और ऐसे तमाम, संजय सिंह, इन सब की प्रतिक्रियाएं आ गई हैं। इसको कैसे देखा जाए सुमन भट्टाचार्य जी? क्या यहां से एक बार फिर इंडिया गठबंधन इस चुनाव से पहले एकजुट होता हुआ दिखाई देता है? राजीव जी, मैंने आपका जो नेशनल चैनल है, जो राहुल गांधी भी बहुत अच्छे तरह से देखते हैं, आपने जो बात बोल दिया वही इंडिया जोट के लिए ये एक मेल्टिंग पॉइंट हो गया। देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी से घेरा गया था। अभी बंगाल में आईपैक को घेरा जा रहा था। आप जो अमेरिका की उदाहरण खींच रहे थे राजीव जी, मैं 1 मिनट लूंगा उसके बारे में एक बात बोलने के लिए। देखिए जी, ये जो राम भक्त लोग हैं ना, ये लोग तो हर वक्त राम और रावण इस एग्जाम्पल में है। तो मादुरो की जो वाइफ है, उनको जब उठाया गया तब उनको क्या नहीं लगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप आज के दिन में रावण है? अगर इससे आप जुड़ सकते हैं, जो अमेरिका की पॉलिटिक्स है और जो भारतवर्ष, जो इंडिया की पॉलिटिक्स है, बिल्कुल एक जगह पे खड़े हैं। ये ट्रंप भी नहीं चाहता है और ये मोदी भी नहीं चाहता है कि डेमोक्रेसी बचे। कोई ऑपोजिशन पार्टी अपने पैर पे खड़े रहे और उसके साथ
ये भी नहीं चाहता है जो माइनॉरिटीज है, जो वोमेन है, जो अल्पसंख्यक है, जो मार्जिनलाइज पीपल है, उनका कोई राइट रहे। तो इसीलिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप आइस को यूज करता है, नरेंद्र मोदी सार को यूज कर रहा है, जो इन लोगों को भेजो, इन लोगों को भेजो। मैं एक सिंपल सा इंसिडेंट आपको याद करा दूं। सोनाली खातून बोल के बीरभूम की एक औरत को पुश बैक किया गया, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट के बाद इंडिया गवर्नमेंट को उसको बांग्लादेश से वापस लाना पड़ा। ये सारा चीज दिखाता है एक फैसिस्ट पार्टी, एक डिक्टेटर कैसे बिहेव करता है। तो आपने जो बोला, अखिलेश यादव, अभिषेक मनु सिंह भी जब एक साथ आ जाता है, तो ये इंडिया जोट की लड़ाई है। जो कैसे आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को मालूम है जो ईडी कितना दूर जा सकता है। ये सारा वक्त भाजपा यहाँ पे डराता है जो हम लोग प्रेसिडेंट रूल करेंगे। तो एक बार प्रेसिडेंट रूल हो जाए तो बंगाल में भाजपा का क्या हालत होगा, ये चैलेंज ममता बनर्जी ने आज छोड़ दिया है। जो डिक्टेटरशिप की जो तरीका है, जो पाकिस्तान में आसिफ मुनीर चलाता है, वही तो भारत में नरेंद्र मोदी चलाना चाहता है ना। तो इसके खिलाफ सारे लोगों को, वो कांग्रेस हो, वो सपा हो, वो एनसीपी हो, मैं आपके चैनल में देखा मुंबई इलेक्शन में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ बोल रहा है हमारे कैंडिडेटों को उठा के ले जा रहा है। तो ये सारे चीज कैसे हो रहा है, ये आप एक साथ बोलना चाहिए। बंगाल ने मैं बंगाल से हूँ, कलकत्ता में ममता बनर्जी ने आज जो दिखा दिया, आप अभी सारे लोग जो भाजपा को विरोध करना चाहते हैं, और मैं वो भी याद करा दूं, जो 2026 में भाजपा को 50% वोट नहीं मिला था। उनका अगर वोट के परसेंटेज से आप चुने तो उनके पास मेजोरिटी नहीं है। तो अगर सारा इंडिया इसके खिलाफ एकजुट हो जाता है, तब भाजपा के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है, और वो क्राइसिस भाजपा के सामने लाना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन आपने समय निकाला, जुड़े आप, और ग्राउंड की रिपोर्ट आपने जो बताई, विश्लेषण जो आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आना चाहता हूं जल्दी से प्रशांत टंडन जी। अभी आप सुन रहे थे यहाँ सुमन भट्टाचार्य को, और हमारे साथी, दूसरे साथी वहीं कोलकाता से जुड़े हुए प्रफुल्ल जी को भी आपने सुना। जरा आपसे समझना चाहता हूँ प्रशांत जी कि ये पूरे घटनाक्रम को, अभी इससे पहले कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वहां पश्चिम बंगाल में, गुलाम अहमद मीर, उनका बयान भी, उनका वक्तव्य भी आया है, और वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में वर्षों से भ्रष्टाचार के मामले होते आ रहे हैं, लेकिन भाजपा में यह चलन बन गया है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं, वो चुनाव से पहले ईडी को वहां भेज देते हैं। अगर वाकई इस कंपनी के खिलाफ कोई मामला है तो कंपनी वर्षों से चल रही है। ईडी की यह छापेमारी 2-3 साल पहले भी हो सकती थी, आज क्यों हो रही है? सवाल यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी जो गुलाम अहमद मीर हैं वो उठा रहे हैं, सीधे सीधे सिलीगुड़ी में है। वहीं से अगर ईडी ने किसी कंपनी की जांच शुरू की है तो मुख्यमंत्री को वहां जाकर फाइलें और दस्तावेज ले जाने की क्या जरूरत थी? यह चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल के लोगों को देखना चाहिए कि भाजपा और टीएमसी किस तरह से चुनावी धांधली करते हैं। वो एक दूसरे को एजेंडा देते हैं, लेकिन इस बारे में हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल ने दोनों सरकारों की नाकामियों को उजागर करने और एक तीसरे विकल्प के लिए रास्ता बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए हमने बंगाल में हर जगह कांग्रेस को मजबूत करने का अभियान चलाया था। यहां पर कांग्रेस पार्टी को एज देते हुए नजर आते हैं गुलाम अहमद मीर, चूंकि प्रभारी हैं बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, और इस चुनाव के उस चुनाव के प्रभारी तो नहीं है, स्क्रीनिंग, हाँ, चुनाव के भी प्रभारी हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी का गठन भी हो चुका है जिसके प्रभारी कोई और हैं। लेकिन यहां समझना चाहता हूं आपके जरिए कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इधर आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन सब के बयान हम लोगों ने देख लिए, और इन बयानों में एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि सब ईडी की कार्रवाई इस वक्त
कौन कैसा कर रहा है, कांग्रेस पार्टी वहां एज लेना चाहेगी। कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से अपना बयान दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि जो काम 2-3 साल पहले होना चाहिए था वो काम आज क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी या ईडी के, अगर ईडी से डायरेक्ट देखा जाए तो। लेकिन क्या यहां ईडी के जरिए भाजपा को पश्चिम बंगाल में आज की तारीख, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं, फायदा नजर आता है, या अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम से एक्सपोज हो रही है? दो बातें हैं राजीव जी। एक, अभी हमको आपको पता नहीं है कि ईडी की रेड में उनके कंप्यूटर या मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, सीजर है उसमें क्या डेटा था और क्या पार्टी की, तृणमूल पार्टी की स्ट्रेटजी थी, कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग होगी, तमाम सारी चीजें होंगी, उनके ओपिनियन पोल्स होंगे, इश्यूज के आधार पर स्ट्रेटजी होगी, किस फेज में क्या करना है ये होगा, और सबसे मुख्य बात कि कैंडिडेट की लिस्ट होगी। अब उस कैंडिडेट की लिस्ट को, अब वो बीजेपी, वो हम इसको बिल्कुल ये मान के चले कि जो ईडी के पास है वो बीजेपी के पास है। यानी अगर ईडी के हाथ में कंप्यूटर के जरिए ममता बनर्जी की पार्टी के कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें कंप्यूटर में, और वो ईडी ने जब्त किया है, तो वो लिस्ट बीजेपी के पास पहुंच गई होगी अब तक। अब उन कैंडिडेट को अप्रोच किया जाएगा, उनको उठाया जाएगा, न उठाया जाए उनके खिलाफ मुकदमे किए जाएंगे, उनको मिलाया जाएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी, आपको किसी का मतलब पेपर आउट कर दिया ना आपने। तो ये तो हमको ये पता नहीं कि अभी क्या स्थिति है उन कंप्यूटर्स में, उन जो ममता बनर्जी बाहर लेके निकली है वो केवल कागज की फाइल है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या है उन्होंने आज की तारीख में? हार्ड डिस्क लेके आई हैं ममता बनर्जी, लेकिन बहुत कुछ जा सकता है जी, बहुत कुछ। देखिए, एक जगह कॉपीज कई होंगी ना, मेल्स होंगे, तमाम सारे अटैचमेंट होंगे। तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें बीसियों डॉक्यूमेंट, 50 फाइलें होंगी जो डिजिटल स्पेस में होंगी, वो सब अब ईडी के पास होगी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात कि ये जनाक्रोश को बढ़ाएगा। संवैधानिक मुद्दे तो हैं जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन ये जनाक्रोश को बढ़ाएगा कि अब जनता के सामने है सारा कुछ तमाशा। अब उसमें क्या है कि बीजेपी के पास अगर कैंडिडेट की लिस्ट भी मिल जाए, जनता का अगर गुस्सा अगर जाग जाता है तो फिर ये तिकड़मे और ये ईडी सीबीआई काम नहीं आती है। फिर तो जनता तय करती है, फिर एसआईआर भी काम नहीं आता है। और जनता का ये कि अगर जनता मतलब भीड़ है, भीड़ बेकाबू हो गई, उसके ऊपर से कोई पॉलिटिकल पार्टी का गाइडेंस नहीं होगा, तो फिर तो एक तरीके का अफरा तफरी का माहौल होगा, केओस होगा, एनार्की होगी। तो क्या ये एनार्की क्रिएट करना चाहते हैं इन एजेंसियों के जरिए? तो दूसरी बात कि इस वक्त कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम का सवाल नहीं है। सवाल है कि भारत के संविधान का जो फेडरल का व्यवस्था है वो कहे चलेगी, संघीय ढांचा कहे चलेगा। क्या ईडी, सीबीआई, अदालतें बीजेपी के कार्यकर्ता के नेता के तौर पे काम करेंगी? एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल को खारिज करते हैं। वही बेंच गुजरात हाई कोर्ट में अडानी के खिलाफ हुए फैसले के पर अडानी पावर की अपील को एक्सेप्ट करती, वही बेंच उसी दिन 5 तारीख को ही। तो क्या हम लोग मूर्ख हैं? क्या इस देश की जनता मूर्ख है? उसको दिखता नहीं, उसको सुनाई नहीं पड़ता कुछ? क्या हमारे अंदर क्या बुद्धि विवेक नहीं है कि क्या हो रहा है? तो ये सब चीजें जनता के सामने हैं और बहुत हताशा का माहौल है। अगर ये जन आंदोलन में तब्दील होता है, जो कि लगता है कि हो रहा है, स्ट्रीट फाइट होगी। स्ट्रीट फाइट में जैसा सुमन जी ने कहा कि वहां पे बीजेपी पिछड़ती है, और स्ट्रीट फाइट क्या कोई भी बोले, आप देखिए ट्रंप रोज बोल रहे हैं,
एक भी जवाब मोदी जी का नहीं आ पाया। अभी अमेरिका की बात हो रही, दो बातें अमेरिका के बारे में भी बता देता हूं। 500% टैरिफ की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप रूस से तेल खरीदने वालों के खिलाफ। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खबरें आ रही, जिसका डिनायल भी आ रहा है रिलायंस की तरफ से, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खबरें आ रही हैं कि रूस का तेल आ रहा है, जिसका कि डिनायल भी गया, खंडन भी हुआ कई शब्दों में, लेकिन ये खबरें आ रही हैं। अब वो 500% टैरिफ की बात कर रहा है। अमेरिका जिस तरीके से वेनेजुएला में दादागिरी उसने की है, तो किसी को लगता है क्या कि वो बड़ा कानून या सच्चाई के साथ चलने वाला व्यक्ति की व्यवस्था है? वो नहीं, उनके जो मर्जी में आएगा वो करेंगे। और वो 500% टैरिफ की बात कर रहा है ट्रंप। और इंडिया से जो सोलर वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में था, इससे अमेरिका विड्रॉ कर दिया जी। तो क्या ये संकेत है कि क्या ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच कोई व्यक्तिगत मामला है? ये कोई, और अगर ये व्यक्तिगत मामला है तो किसी दो नेताओं के, दो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के व्यक्तिगत झगड़े में, ईगो क्लैश में भारत देश अपना नुकसान क्यों करे? राइट। हम किससे हथियार खरीदें, किससे तेल ना खरीदें, किससे खरीदें, कितना टैरिफ हो, हम अपनी इंडस्ट्री को बर्बाद करके वो टैरिफ लगवाएं अपने ऊपर। ये अगर कोई दो व्यक्तिगत ईगो के क्लैश में हो रहा है तो इस देश को सोचना चाहिए कि ये इससे निजात पाए, और देश हित में ये होगा कि ये ईगो क्लैश खत्म हो, या जिससे ईगो क्लैश है वो उसको किनारे करो आप। ये एनडीए और बीजेपी के को सोचना है अगर राष्ट्र हित में कि क्या ट्रंप के साथ कोई ईगो क्लैश है नरेंद्र मोदी जी का, कि वो लगातार ऐसे हम बातें कर रहा है। तो अगर ईगो क्लैश है और उससे देश को नुकसान हो रहा है, देश की इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? आज ही 800 पॉइंट गिरा है स्टॉक मार्केट, और सबसे ज्यादा तेजी से रिलायंस का शेयर गिरा है 2.5%। 2024 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है उनके शेयर्स में। तो इस देश के कॉरपोरेट को और देशभक्त लोगों को सोचना है कि क्या ईगो क्लैश हमारी आर्थिक रीढ़ को नुकसान पहुंचा रहा है क्या? लेकिन कुल मिला के, चाहे बंगाल हो, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका के साथ संबंध हो, चाहे जुडिशरी का मामला हो, देश की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। और ये देश के केवल राजनीतिक पार्टियों को नहीं सोचना है। राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं, जितना उनका रोल है उससे ज्यादा आगे बढ़ के बात कर रहे हैं। लेकिन ये देश के लोगों को सोचना है कि ये इस तरीके की जुडिशरी, इस तरीके का ब्यूरोक्रेसी, इस तरीके का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इस तरीके का हिंदू मुसलमान वाला मीडिया, हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने वाला मीडिया, लगातार उसमें भी काफी हलचल है। उस पर कभी और हम लोग बात करेंगे, लेकिन काफी हलचल वहां भी है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये अलग अलग मोर्चे पे कैसे यहाँ पर फंसे हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं और उनकी सरकार। लेकिन दूसरी तरफ अगर पश्चिम बंगाल फिर से चलते हैं, तो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसका कितना असर नरेंद्र मोदी की सरकार पर पड़ सकता है? अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, मोदी की सरकार पर भी इसका असर पड़ सकता है, और मोदी जी ने पहले कैलकुलेशन किया होगा कि इसका असर क्या पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ सकता है। बिना कैलकुलेशन के तो ईडी ऐसे पहुंच नहीं गई होगी। तो कैलकुलेशन किया गया होगा अच्छे तरीके से कि क्या कैलकुलेशन है। हो सकता है कि इसके जरिए ममता बनर्जी पर एक दबाव बनाने की कोशिश हो कि भाई ठीक है, चुनाव लड़ लो, लेकिन बाद में इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में आ जाना। तो ये एक दबाव हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह के दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और संघर्ष इतना आगे बढ़ जाएगा कि एफआईआर होने लग जाए दोनों तरफ से, तो फिर ये रास्ता तो आपने खुद ही बंद कर लिया। अगर कोई पीछे से बात भी होती, कोई प्रयास होता, मुझे लगता है राजीव जी की जो बीजेपी के चाणक्य महोदय हैं, वो चाणक्य महोदय जो है वो बंदर के हाथ में उस्तरा वाली कहावत जो वो कहीं साबित ना हो जाए बीजेपी के लिए।
कि आपके हाथ में शक्ति है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करने की, तो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि उससे गर्दन किसकी कट रही है उस तरह से। तो ये इस समय जो है राजीव जी, जो ईडी और सीबीआई के रूप में जो उस्तरा है, ये उस्तरा इस समय बीजेपी की गर्दन पर ही चल रहा है। यही समझा जा सकता है कि आप जिस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, सवाल ये राजीव जी कि ये, चलिए हमने मान लिया कि ये एक छापा पड़ा और ईडी खुद गई छापा डालने के लिए, कोई कुछ नहीं था, तो इसके पीछे ईडी को तनख्वाह कहाँ से आती है? बीजेपी के दफ्तर से तो नहीं आती है, केशव कुंज से भी नहीं आती है, सरकार के खजाने से तनख्वाह आती है। सरकार का खजाना कहाँ से आता है? हमारे आपके टैक्स के पैसे से आता है। तो भाई बीजेपी की सरकार बनाने के लिए हमारे टैक्स का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं मोदी जी और शाह जी? ये भी तो सवाल है राजीव जी। सरकार किसी की बने किसी की ना बने, वो हमारा पैसा उसमें खर्च क्यों भाई? आप सरकार बनाओ, बीजेपी के आप फंड से दो ईडी और सीबीआई की तनख्वाह, कि भाई आपको तनख्वाह दी जाती है, जाके छापे मारो, निजी सेना बना लो अपनी। हमारे पैसे से आप क्यों कर रहे हैं? तो ये राजीव जी मोदी जी के लिए आगे आने वाले दिनों में संकट पड़ सकते हैं। वैसे भी ये सरकार जो है वो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। हालांकि बैसाखियां जो है वो तो खुद नमस्ते सदा वसले कर रही हैं सारी बैसाखियां जो दोनों हैं। चंद्रबाबू नायडू तो बाकायदा संघ के 100 साल पूरे होने पे बधाई संदेश जारी करते हैं। खैर नीतीश जी बचे रहे आरएसएस को बधाई देने के लिए संदेश जारी करने से, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो करने लगे नमस्ते सदा वत्सले। तो बहरहाल वो करते रहे नमस्ते सदा वत्सले, कोई दिक्कत नहीं है उससे, किसी के साथ है किसी के साथ नहीं रहे। लेकिन ये ईडी और सीबीआई कल को चंद्रबाबू नायडू को भी तो परेशान कर सकती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, मतलब आप जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और कल को मान लीजिए राजीव जी, बीजेपी के अंदर ही कोई बात शुरू हो जाए, ट्रंप जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, कल को कुछ और बड़ा दावा ट्रंप कर दें, उसके बाद बीजेपी के अंदर अगर आवाज उठना शुरू हो जाए, मोहन भागवत की मजबूरी बन जाए कि उनको खुलकर आना पड़े और कहना पड़े कि मोदी जी अब आप प्रस्थान करिए, बहुत हो गया, आप आरएसएस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और बीजेपी को भी आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। वंदे मातरम पे चर्चा करवा के आपने आरएसएस की ऐसी तैसी कर दी सब, और अब आप जो है वो ट्रंप जो कर रहे हैं उससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है, तो आप प्रस्थान करिए भाई, बचाना है बीजेपी को भी आरएसएस को भी। उसके बाद क्या होगा? तो बहुत कुछ सोच कर चलना चाहिए। लेकिन राजीव जी, जो आदमी सत्ता में होता है वो सोचता ये है कि हम आ गए सत्ता में, अब हम यहाँ से कभी जाएंगे नहीं, अब ये हमारे नाम पट्टा हो गया, बेनामी पट्टा जो है आजीवन वो हो गया, ये सोचने लगता है। लेकिन अच्छी अच्छी सत्ताएं राजीव जी हिला करती हैं दुनिया में। हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बड़े से बड़े तानाशाह जो वो हिल जाया करते हैं। तो आप तो कायदे के तानाशाह भी नहीं बन पाए हैं, नकल करते हैं तानाशाह बनने की। तो ये समझना चाहिए कि संसाधनों का और जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग आपके राजनीतिक हित साधने के लिए नहीं हो। वास्तव में अगर कहीं कोई काम हो रहा है और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, टैक्स पेयर्स के पैसे का नुकसान हो रहा है, टैक्स का नुकसान हो रहा है, तो आपकी एजेंसियां निश्चित तौर पर काम करें। लेकिन राजीव जी, जो अब तक ईडी की जितनी भी एफआईआर वगैरह हुई है, जितने भी मामले सामने आए हैं, उनमें अधिकांश तो पॉलिटिकल मामले हैं जी, और सब लगभग खारिज हुए हैं। अब आपने भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार करवाया, वो आ गए बाहर, क्या आपकी रह गई? और जिस महादेव बैटिंग ऐप को लेकर बात चल रही थी, उसको लेकर जो है वो मालूम पड़ रहा है कि वो आज जो है आपके दफ्तर तक पहुंच रही है। कांग्रेस खुला आरोप लगा रही है कि वो आपके ऐसे सब हो रहा था। तो इसलिए एजेंसियों का, देखिए, जो राजनीति है वो राजनीति के तौर पर लड़िए। आपके पास मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर लड़िए। अब मुद्दे तो आपके पास बचे नहीं। अब आपके जो एक वो अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष महोदय हैं, वो जाके बंगाल में कह आए कि विदेश बाहर से आए हुए घुसपैठिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, सबको जो निकाल के बाहर किया जाएगा। अब वहां राजीव जी, जो मतुआ समुदाय है वो अधिकांश जो है सब बांग्लादेश से आया हुआ है। अब ये संदेश जा रहा है कि ये तो मतुआ को बाहर निकाल देंगे, और मतुआ ही इनका वहाँ मुख्य वोट बैंक है। तो अपने ही पैरों में आप कुल्हाड़ी मारने के लिए यहाँ से आप भेज देते हैं। अब आपने बना तो दिया, अपने पदाधिकारी साहब जिनको राजनीति की समझ नहीं है, बंगाल का ABCD नहीं जानते हैं, वो सब पहुंच जाते हैं वहाँ। पिछली बार जो थे वो अपने घंटा मंत्री जो थे वो पहुंच गए थे, तो वहाँ उन्होंने मूर्तियां तोड़वा दी थी, बताया जाता है कुछ, तो वो उल्टा पड़ गया था। अब इस तरीके के आप काम कर रहे हैं, तो खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का अगर हम काम कर रहे हैं, तो भाई हमारे विश्लेषण करने से भी कुछ नहीं होगा। आप तो खुद ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ पे है। लेकिन जी प्रशांत जी। नहीं, अमेरिका की राजीव जी बात हो, सिर्फ एक बात मैं जोड़ दूं कि अमेरिका में रिचर्ड निक्सन की नौकरी चली गई थी, और वो एकमात्र राष्ट्रपति जिनको महाभियोग लगा उनके ऊपर अमेरिका में। और वो क्या कर रहे थे?
वो चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की जासूसी करवा रहे थे, विपक्ष पार्टी की जासूसी करवा रहे थे। जी वैसे ही काम अब हुआ है। तो देखिए इतिहास जो है वो कितना दोहराता है अपने आप को, देखते हैं हम लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल जी कुछ जोड़ रहे हैं। जी प्रफुल्ल जी। मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए ये जो घटना घटी ना आज, इससे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में साहस की कमी हो जाएगी। ये धीरे धीरे दिखेगा। मैं यहाँ की राजनीति को तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही राजनीतिक योजना में सेंध लगा दी। वो क्या सेंध है? वो इस बार चाह रहे थे कि सिंगूर की याद होगी आप लोगों को, सिंगूर से ये आंदोलन शुरू हुआ था जिसने ममता पार्टी को राजनीतिक बढ़त दी, और वामपंथ से, जो वामफ्रंट की सरकार थी, उसके पराजय का कारण सिंगूर बना। अब सिंगूर से नैनो कारखाना तो टाटा का चला गया, लेकिन वहां पर जो जमीन थी जिसका वादा ममता बनर्जी की राजनीति ने किया था, वो जमीन वापस नहीं आई, और जो आई उसमें 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ था। 100 एकड़ 80 एकड़ की जमीन करीब कृषि योग्य लौट पाई, लेकिन बाकी 80% जमीन कृषि योग्य नहीं हो पाई है। और वहां के किसान बहुत हताश हैं, और उस समय के हीरो नंदीग्राम और सिंगूर के हीरो, सिंगूर आंदोलन के हीरो अब नेपथ्य, राजनीतिक नेपथ्य में है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सबको राजनीतिक नेपथ्य से निकाल करके सहलाया, फुसलाया और सजाया है। भारतीय जनता पार्टी अपने विजय अभियान की शुरुआत सिंगूर से करना चाहती थी। अब इस तरह के ममता बनर्जी ने जो अभी आंदोलन का अपना ये दिया है, अपना जो सेमिनार करेगी, ममता बनर्जी के लिए सिंगूर से आंदोलन करना इस समय में राजनीतिक रूप से मुफीद नहीं था। तो वो दक्षिण कलकत्ता से शुरू करेंगे। उत्तर बंगाल में वैसे भी इनका अपना आधार बनता है। जब हमारे सुमन साहब कह रहे थे, सुमन भट्टाचार्य, ये दक्षिण बंगाल से जहां इनका अपना आवास है वहां से शुरू करेंगी, और पूरा का पूरा ये राजनीतिक आंदोलन, ये चुनाव का आंदोलन बांग्ला जातीयता, बांग्ला अस्मिता से भर जाएगा, लवरेज हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनके जो भी समर्थक हैं वे इस बात को समझेंगे और वे अपने आप को सिकोड़ लेंगे। ये पॉलिटिकल रूप से ऐसा मुझे लगता है, ये बहुत बड़ी भूल उनकी तरफ से हो गई है। अदालत में फैसला जो शुभ्रा घोष की अदालत में गया है, अदालत इस मामले में क्या फैसला ले ना ले ये तो अदालत पर निर्भर करता है, लेकिन पिछली तरह से अदालत इसमें में जितना पॉलिटिकली चार्ज यहाँ का इन्वायरमेंट है, उसमें अदालत निश्चित रूप से जो भी फैसला लेगी वह अगर तृणमूल कांग्रेस की राजनीति के माकूल ना हो तो ईडी के भी बहुत माकूल नहीं हो पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए। यहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट फुल्ली चार्ज हो गया है, यह एक बात हमें पढ़नी होगी, और रोज घटनाएं घटेंगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अदालत पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना है कि जैसे अभी उदाहरण दिया प्रशांत टंडन जी ने, और उस दिन जिस दिन ये फैसला सुनाया गया, ये दिल्ली दंगों के जो आरोपी जिनमें से 5 को छोड़ा गया है, जमानत मिल गई है, और बाकी 2 को जमानत नहीं मिली है। और उससे पहले ये जो केस है अदानी वाला केस, वो केस था, लेकिन उसको इसके बाद लाया गया। तो यहाँ जो कुछ हुआ, और वैसी स्थिति वहाँ भी नज़र आती है जब आप किसी पार्टी विशेष, किसी आइडियोलॉजी विशेष के तहत रह के आप फैसले सुनाने लगते हैं, कुछ और करने लगते हैं, तो फिर परिस्थितियां बदलती हुई नज़र आती हैं। जुडिशरी को भी सोचना चाहिए इस पे कि आखिर जुडिशरी पर सवाल क्यों पैदा हो रहे हैं, सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। क्या उसमें जुडिशरी के जो खुद के उनके जो साथी हैं वो जिम्मेदार नहीं हैं, जिनको इसकी रखवाली करनी चाहिए वो जिम्मेदार नहीं है। चूंकि कल ये मामला हाई कोर्ट में रहेगा और हाई कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, तो ये भी एक बड़ा सवाल आएगा सामने, और उस पर सबकी निगाहें तो टिकी हैं, लेकिन सबके विश्लेषण भी होंगे। कल शाम जब हम बैठेंगे तो शायद बहुत कुछ हम तक आ चुका होगा, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी की रैली और पूरा का पूरा जो पश्चिम बंगाल है एक बार फिर पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा यहाँ जाग चुका है कह सकते हैं। और अब यहां से क्या ये पूरा ईडी की कार्रवाई बीजेपी के लिए घातक साबित हुई है, रिजल्ट के बाद पता चलेगा। रिजल्ट आने से पहले अभी चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन उससे पहले चुनाव में एक कदम आगे बीजेपी से नजर आती हुई यहां दिखाई दे रही है आज के घटनाक्रम के बाद।